गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी कक्षा का पाठ 14 ध्वनि पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि ध्वनि क्या है। तो बच्चों, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम सुन पाते हैं। अब ध्वनि तो हमारे चारों तरफ है, जैसे देखा होगा आपने, चिड़िया चहचहाती है, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है ना। अनेक प्रकार की ध्वनियाँ हमारे चारों तरफ हो रही है। अब बात समझ में ये आती है कि ये जो ध्वनि है ये कैसे उत्पन्न होती है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे उत्पन्न होती है साउंड, ये जानना है हमने। साउंड कैसे बनी, क्या हुआ जिससे आवाज आई। तो बच्चों, इसका कारण है कंपन, मतलब वाइब्रेशंस। जब कोई चीज कंपन करेगी, वाइब्रेट करेगी, इस तरीके से हिलेगी जल्दी जल्दी, तो उससे आवाज उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्या बताया मैंने? जब कोई चीज वाइब्रेट करेगी तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? उससे ध्वनि उत्पन्न होगी, साउंड, किसी चीज के कंपन करने से। तो बच्चों, वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप लीजिए, एक रबर बैंड लीजिए, रबर बैंड का एक टुकड़ा लीजिए, इसे खींच कर बड़ा कर लीजिए। इसे खींच के बड़ा कर लेंगे और इसे आप अपनी उंगली से ऐसे खींच कर और छोड़ देंगे तो ये कंपन करेगा। और जब उसे आप अपने कान के पास लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो ध्वनि यंत्र हैं वो कैसे आपको अलग अलग प्रकार की ध्वनि देते हैं। इस प्रकार जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे कैसे आवाज़ आती है। तो आपने देखा होगा, जो गिटार बजाता है, गिटार जब बजाता है तो अपनी उंगली से उसके तार को खींचकर छोड़ता है, जिससे कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, और एक अलग प्रकार की हमें ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी बजाने वाला भी बांसुरी में अपने मुंह से फूंक मारता है, फूंक मारने से एक कंपन, जो वायु है उसमें कंपन उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन होता है वायु में, जिससे हमें बांसुरी की जो सुरीली आवाज़ है वो सुनाई देती है। अब तबला है, तबले पर जब आप हाथ मारते हैं तो जो उसकी तबले का जो त्वचा है, जो स्किन है उसकी, वो कंपन करती है, वो वाइब्रेशन करती है, जिसकी वजह से हमें उसकी ध्वनि सुनाई देती है। तो बच्चों, ध्वनि का मुख्य कारण है कंपन करना। अच्छा बच्चों, अब हम ये जो कंपन है, इस कंपन से ध्वनि तो उत्पन्न हुई, लेकिन ये आगे कैसे बढ़ती है। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है तथा तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह तरंग यानी वेव के रूप में चलती है। तरंग के रूप में आपने तरंग देखी होगी, इस तरह चलती है। तो तरंग के रूप में ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती है। तो किसी माध्यम में विक्षोभ के कारण, विक्षोभ के संचरण को तरंग गति कहते हैं। तो तरंग क्या है बच्चों? वेव क्या है? वेव है, तरंग है विक्षोभ। विक्षोभ मतलब हलचल, डिस्टरबेंस, हलचल। जब किसी माध्यम में, इसमें विक्षोभ, माध्यम में विक्षोभ, माध्यम में जब हलचल होगी तो वो तरंग है, वो वेव है। जैसे वायु है, वायु में जब आवाज, जो ध्वनि है वो वायु में चलती है, वायु माध्यम है। अगर वायु नहीं होगी तो हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ध्वनि का माध्यम वायु, वायु में हलचल उत्पन्न होती है तो तरंग है। जैसे आपने तबले पर थाप दी, हाथ मारा, तो जो उसकी त्वचा है वो कंपन करने लगी,
तो वही कंपन वायु में आगे बढ़ा और आगे बढ़ के हमारे कान तक पहुंचा, तब हमें आवाज़ आई। तो वायु में ये जो हलचल हुई इसको हम कहते हैं तरंग। ठीक है बच्चों, तो तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। तरंग दो तरह की है, एक तो अनुदैर्ध्य है, दूसरी है अनुप्रस्थ। कितने प्रकार की तरंगे हैं? दो प्रकार की तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य है और अनुप्रस्थ तरंगे। ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है, जब ये किसी माध्यम में आगे बढ़ती है तो जैसे तरंग इस दिशा में जा रही है, ठीक है, तो तरंग के कण इसी दिशा के अनुदिश इधर उधर कंपन करते हैं, इधर उधर वाइब्रेशन करते हैं, आगे पीछे, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? मान लीजिए तरंग इस दिशा में जा रही है तो तरंग के कण इस दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कंपन करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे। मैं आपको इनके उदाहरण, ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है। और आपने कभी किसी बड़े तालाब में पत्थर फेंका होगा, जब आप पत्थर फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि पानी जो है वो तरंग के रूप में हमें दिखाई देता है और हमारी ओर आता हुआ हमें नजर आता है। तो उसमें पानी के कण ऊपर नीचे गति करते हैं और अनुप्रस्थ तरंग का निर्माण करते हैं। तो इस तरह बच्चों मैंने आपको तरंग के उदाहरण दिए और तरंग के प्रकार बताए। अब मैं आपको बताता हूं कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो एक कंपन करने में जितना समय लेती है उसे कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? एक कंपन का समय। जितना टाइम लगेगा एक बार वाइब्रेट होने में, एक बार, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, जब ये वाइब्रेट हुई, नीचे गई, ऊपर गई, फिर वापस आ गई, तो ये एक वाइब्रेशन यानी एक कंपन का जो टाइम है, इस समय को हम कहते हैं आवर्तकाल। और आवृत्ति क्या है? एक और टर्म है आवृत्ति। आवृत्ति है एक सेकंड में कंपनों की संख्या। एक सेकंड में कितने कंपन हुए, ठीक है। जब वस्तु कंपन कर रही है तेजी से, एक सेकंड में कितनी बार कंपन कर रही है वो, एक सेकंड में जो कंपनों की संख्या है उसे हम कहते हैं आवृत्ति। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि कण जो है वो कंपन करते हैं, अपनी स्थिति छोड़ते हैं और इधर उधर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया ये कण है, जब ये तरंग के रूप में कंपन करेगा तो ये ऊपर जाएगा। मान लिया ये अनुप्रस्थ तरंग है, ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा। तो ये इसकी माध्य स्थिति थी, माध्य स्थिति यहाँ पर था ही पहले। जैसी तरंग आई ये ऊपर गया और नीचे गया, तो ये अधिकतम एक दिशा में जितना जाएगा, अधिकतम जितना विस्थापित होगा, जितना डिस्प्लेस होगा एक तरफ या इधर या उधर, बराबर ही होगा दोनों तरफ अपनी माध्य स्थिति इधर या उधर, उसे हम कहते हैं उस दूरी को, जितनी दूरी चलता है एक तरफ, अधिकतम आयाम। आयाम है हमारा अधिकतम विस्थापन। माध्य स्थिति से अधिकतम कोई कण जितना दूर जाएगा, अधिकतम जितनी दूरी तय करेगा, उसे हम बोलेंगे आयाम। बच्चों आज की कक्षा में मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, किताब में भी और वीडियो को भी बार बार देखें, मेरी बातों को ध्यान से सुने, आपकी समझ में ये बातें आने लगेंगी। और इस पाठ का शेष भाग मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।